नमस्कार सभी दोस्तों को। तो यार आज के टाइम में ना सरकारी नौकरी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब डिमांड क्या हो गई है, ज़रूरत है ये सबकी। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 1 साल से ऊपर ही हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपना एक्सपीरियंस जो भी मैंने पढ़ाई करी है, उसे लेकर मुझे बहुत कुछ तो नहीं पता, लेकिन लगभग जो भी चीज़ें पता है ना, जो भी चीज़ें मैंने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी है, अभी तक मैंने 2 एग्ज़ाम दिए हैं और क्लियर नहीं हुआ है दोनों एग्ज़ाम। ज़्यादा ज़्यादा नंबरों का वो नहीं था, कट ऑफ का, बहुत मिनिमम से रहा हूँ मैं। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मेरे को सपोर्ट करना। और ये चैनल क्विक रिवीजन के नाम से ही है, तो मैंने इस वजह से इसका क्विक रिवीजन, ताकि मैं एक बार बोलूँ आपको समझ में आ जाए। अगर आपने स्टडी करी है पहले, कोई सिलेबस को कंप्लीट करा, तो पक्का आपको ये चीज़ें समझ में आएगी क्विक रिवीजन क्या है। मैं एक छोटी सी वीडियो में, एक छोटे से में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दूँगा। आप सुन के भी इसे काम चला सकते हैं, मतलब अच्छा हो जाएगा रिवीजन के तौर पे। तो नमस्कार साथियों, ये पहली क्लास है मेरी और पहली वीडियो भी है, जिसमें मैं इतिहास के बारे में बात करूँगा और सिंधु घाटी सभ्यता के, प्राचीन इतिहास और सिंधु घाटी सभ्यता। तो प्राचीन इतिहास, तो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि इतिहास के पिता कौन थे हमारे। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है, जिनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। सबसे पहले हम इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 484 बीसी में हुआ था और जो इनकी मृत्यु वो 425 बीसी में हुई थी। अब हमें बीसी और एडी में डिफरेंट करना है। तो काफ़ी सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ईसा मसीह के जन्म को आधार वर्ष मानकर इसे एडी और बीसी में डिवाइड करा। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय को एडी यानी कि एनो डोमिनी कहा गया है, और ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी कहा गया है। तो इसमें बस इतना ही है, सिंपल है, एडी और बीसी, बस इतना ही डिफरेंट है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बात आ जाते हैं, इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 भाग में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास एविडेंस तो हैं, लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे पास एविडेंस भी है, लिखित प्रमाण भी है, लेकिन वो वैज्ञानिकों के द्वारा पढ़ा नहीं गया है, यानी कि उनकी भाषा को अभी तक समझा नहीं गया है। लेकिन ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी हैं, लिखित प्रमाण भी है और उन्हें पढ़ भी लिया गया है। तो इसी तीनों में डिवाइड करा गया है। अब प्रागैतिहासिक काल को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो समय है वो 30,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का है। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक का है, और जो नवपाषाण काल का समय है वो 4,000 बीसी से लेकर 2,500 बीसी तक का है। पुरापाषाण काल में ना लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और गुफाओं में ही रहते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में ऐसा नहीं था। मनुष्य ने अपना डेवलपमेंट किया और शिकार करना शुरू करा, पशुपालन शुरू करा। और सबसे पहला जो पशु है उन्होंने कुत्ता पाला, और जो दूसरा पशु है उन्होंने घोड़ा पाला। और नवपाषाण काल में उन्होंने खेती बाड़ी, पूजा करना शुरू कर दिया, कृषि शुरू कर दी। और कृषि में सबसे पहली जो खेती थी वो गेहूँ और जौ की करी, जिसके साक्ष्य हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। धान की खेती के साक्ष्य हमें प्रयागराज कोल्डी हवा से मिलते हैं। और यहाँ पे ना मनुष्य ने सबसे बड़ा आविष्कार करा था, जो था पहिए का आविष्कार। अब बात आ जाती है कि मनुष्य ने अपना विकास किस तरीके से करा है। तो एक वैज्ञानिक का नाम है, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। उन्होंने मानव विकास सिद्धांत के बारे में 2 पुस्तक लिखी हैं, एक तो डेसेंट ऑफ मैन और एक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। तो डेसेंट ऑफ मैन में बताया गया है कि मनुष्य ही वानर के समीप है, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं वो बंदर नहीं है, उनके करीब है, ये उस पुस्तक में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था, तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसलिए जाना जाता है। अब जो इसकी खोज थी 1921 में हुई थी, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, जो भारतीय दयाराम साहनी ने की थी। और इसका जो नामकरण था ना, वो जॉन मार्शल ने ही रखा था। अब बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम कैसे पड़ा। सिंधु नदी थी। अब लोगों को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी मनुष्य को। तो मनुष्य ने सिंधु नदी के किनारे पर अपने डेरे डालने शुरू कर दिए, यानी कि अपना जीवन व्यतीत करने लगे, और वहीं से शुरू हुई सिंधु घाटी सभ्यता। अब वहाँ पे काफ़ी सारे स्थल है, जैसे चूंडड़ो है, राखीगढ़ी है और कालीबंगन है, मोहनजोदड़ो, काफ़ी सारे स्थल ऐसे हुए हैं। इसी वजह से उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। अब बात कर लेते, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ काफ़ी सारी सभ्यताएं थी जो प्रचलित थी और चल रही थी उस टाइम पे। तो चीन की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता का, इसका पुराना नाम, मतलब इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता इसके साथ व्यापार करती थी।
अब सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 12,99,600 कुछ है, लेकिन मोटा मोटा याद कर लो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता को 2 टीलों में विभाजित किया गया है, एक तो पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जैसे राजा, पुरोहित, ठेकेदार, जमींदार। लेकिन वहीं पे पूर्वी टीले पर श्रमिक, किसान, ऐसे लोग रहते थे, मतलब निम्न वर्ग के लोग वहाँ पे रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। और जो समाज था यहाँ का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। और यहाँ पर ना लोग अपने घरों में जो ईंटों का प्रयोग करते थे ना, वो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल, जिसकी लेंथ 4, ब्रेथ 2 और हाइट 1 थी। सिंधु घाटी सभ्यता पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल को माना गया है। और यहाँ पर ना लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो आज के लिए इतना ही, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना, ताकि उससे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आए, और शेयर भी कर देना।